हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रजा साहब पहलवी और उसके सुधार कार्य। तो दोस्तों, आप सभी का सेमेस्टर 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रजा साहब पहलवी और उसके सुधार कार्य। ये आपका क्वेश्चन हमेशा आप सबके पेपर में देखने को मिलता है और यही क्वेश्चन देखने को मिलता है कि रजा साहब पहलवी के सुधार कार्य, या फिर दूसरा अगर मिलता है तो सिर्फ पूछता है रजा साहब पहलवी के बारे में। तो आप सबका जो मेजर क्वेश्चन जो होता है वो होता है रजा साहब पहलवी के सुधार कार्य। तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है रजा साहब पहलवी के सुधार कार्य। तो सबसे पहले हम रजा साहब पहलवी हमारे पास टॉपिक है, उसको हेडिंग डालेंगे, उसको हेडिंग बनाएंगे। मैं हेडिंग अपने टॉपिक को बनाता हूँ। अगर आप सब यहाँ चाहें तो परिचय लिख सकते हैं, ठीक है। इसके जगह में आप परिचय भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले उसका परिचय हम लोग जानेंगे। तो पहलवी अपने जुड़वा बहन अशरफ के साथ 26 अक्टूबर 1919 को रजा शाह और उसकी दूसरी पत्नी तद्दज ओल मोलक के घर पैदा हुआ था। तो देखिए, उसका जब जन्म हुआ था तो वो लोग जुड़वा पैदा हुए थे, वो और उसकी बहन अशरफ, ठीक है। अशरफ के साथ वो 26 अक्टूबर 1919 को रजा शाह और उसकी दूसरी पत्नी तद्दज ओल मोलक के घर में पैदा हुई थी। तो उसके पिता ने 4 शादियां की थी, उसकी पिता के 4 बीवी थी और उसकी दूसरी बीवी से वो बच्चा था। और उसके पिता का टोटल 11 बच्चे थे, जिसमें से वो बड़ा बेटा था, ठीक है। कौन? रजा साहब पहलवी, जो बड़ा बेटा था 11 में से। उसके बाद 1925 में जब वह 5 साल का हुआ, जब रजा साहब पहलवी 5 साल का हुआ, उसके पिता ने ब्रिटिश सहायता से कजार राजवंश को उखाड़ फेंका। मतलब ब्रिटिश के सहायता से कजार राजवंश, कजार एक राजवंश था, जैसे पहलवी राजवंश है उसी तरह कजार राजवंश था, जो कि ईरान में पहले शासन करता था। तो ब्रिटिश सहायता से उसके पिता रजा शाह ने कजार राजवंश को उखाड़ के फेंक दिया, मतलब वहाँ से हटा दिया, और पहलवी राजवंश की स्थापना की और ईरान के शाह बन गए, ठीक है। उसके बाद अप्रैल 1926 में अपने पिता के राज्याभिषेक के बाद उन्हें क्राउन प्रिंस घोषित किया गया। मतलब अगर उनके पिता राजा हैं, शाह हैं, तो उनका वो जो है प्रिंस बन गए वहाँ के, ठीक है, वहाँ के प्रिंस बन गए या फिर राजपुत्र बन गए। उसके बाद 1931 में वह स्विट्जरलैंड के इंस्टीट्यूट गए, जो विदेशों में अध्ययन करने वाले पहले ईरानी वारिस बन गए। इसका मतलब ये है कि इससे पहले रजा साहब पहलवी से पहले कोई भी जो ईरान का जो व्यक्ति बाहर पढ़ने नहीं गया था, वो पहले ईरानी थे जो बाहर में विदेश पढ़ने गए थे। और 1936 में उन्होंने ईरान से एक हाई स्कूल से स्नातक किया। देखो, स्नातक उसने ईरान से किया और फिर तेहरान में सैन्य अकादमी में अगले 2 वर्ष बिताए। मतलब सैन्य अकेडमी में उन्होंने सैन्य की शिक्षा ली 2 वर्ष के लिए। उसके बाद मोहम्मद रजा शाह पहलवी ईरान के अंतिम शासक थे। देखिए, सबसे पहला शासक कौन था? रजा शाह। रजा शाह बोले तो रजा शाह पहलवी के पिताजी, रजा शाह पहलवी के पिताजी वहाँ के पहले शासक थे। पहले पहलवी राजा थे, उसके बाद दूसरा रजा साहब पहलवी बने। रजा साहब पहलवी मतलब वो जो अभी जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो बने वहाँ के दूसरे शासक और अंतिम शासक भी, क्योंकि रजा साहब पहलवी के बाद वहाँ पे कोई किसी किसी ने शाह का उपाधि नहीं लिया। उसके बाद जिन्होंने 1941 से 1969 तक शासन किया, लगभग 38 साल, लगभग 38 साल उन्होंने शासन किया और ईरान में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए। जब उसके पिता ने ईरान में पहलवी राजवंश की स्थापना की, तब उसे राजपुत्र घोषित किया गया, ये मैंने आपको पहले बताया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आंतरिक राजनीतिक हंगामे के बीच उन्हें 20 साल की उम्र में ईरान का शाह के रूप में ताज पहनाया गया। तो देखिए, वो वहाँ के शाह कब बने? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब आंतरिक राजनीतिक हंगामे हुए, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो देश में बहुत ज़्यादा खलबली मच गई। उस टाइम वहाँ जो अंग्रेज़ों ने उसके पिता को वहाँ से हटाकर और उसे रजा शाह पहलवी को वहाँ का शाह बना दिया गया। और जब वो शाह बने उस टाइम उसका उम्र जो था 20 साल था, ठीक। उसके बाद अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने पश्चिमी विदेशी नीति को बनाए रखा और ईरान में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। उन्होंने देश का आधुनिकीकरण करने के लिए एक श्वेत क्रांति शुरू की और उन्होंने छोटे गांवों में नए स्कूलों और वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों का समर्थन किया और महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया। उन्होंने शहरों में नए विनिर्माण करवाए और विश्वविद्यालयों का भी निर्माण करवाया। तो देखिए, सबसे पहले
उसने क्या किया, अपनी पश्चिमी विदेशी नीति मतलब पश्चिम के देशों के साथ जो नीति था उनको बनाए रखा ताकि उनका रिश्ता अच्छा रहे। और फिर ईरान में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। हम क्या क्या हुआ वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद उन्होंने देश का आधुनिकीकरण किया, करने के लिए एक श्वेत क्रांति लागू किया। तो श्वेत क्रांति एक बहुत ही बड़ा क्रांति था जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद शुरू की और उन्होंने छोटे छोटे गाँव में स्कूल बनाए, वयस्क मत साक्षरता कार्यक्रमों पर समर्थन दिया और महिलाओं को मतदान करने का भी अधिकार दिलाया। और फिर उन्होंने नए नए शहर बनाए और फिर विश्वविद्यालयों का भी निर्माण करवाया। तो ये एक परिचय के रूप में हो गया, क्या क्या उन्होंने किया, कैसे हुआ, वो राजा कैसे बने और कहाँ से थे, ये सब हमें परिचय के दौरान जान लिया। अब हम जानेंगे हमारा जो मेन टॉपिक है, रजा शाह पहलवी के सुधार। ठीक है, तो चलिए। मध्य पूर्व इतिहास में ईरान एक बहुत ही प्राचीन देश रहा है, इसलिए इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण इसका महत्व तो बहुत ही अधिक है। इसका भौगोलिक स्थिति क्या था, तो भौगोलिक स्थिति उत्तर में, यहाँ उत्तर लिख दिया है, यहाँ होगा उत्तर में कैस्पियन सागर है तथा दक्षिण में फारस की खाड़ी है। उसके बाद पूर्व में अफगानिस्तान है और पश्चिम में तुर्की और ईरान है। ठीक है। 1935 में रजा शाह पहलवी ने इसका नाम पर्सिया से बदलकर ईरान रख दिया था। तो ईरान का पहले नाम, पुराना नाम क्या था, ईरान था, मतलब सॉरी पर्सिया था। पर्सिया को बदलकर ईरान रख दिया गया। कब रख दिया गया, 1935 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजा शाह पहलवी ने पर्सिया का नाम ईरान बदलकर कब रखा, तो ये आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा 1935 में। ठीक, आगे। रजा शाह पहलवी एक कुशल प्रशासक था तथा क्रांतिकारी सुधारक था। रजा खान के नाम से भी प्रसिद्ध था। जो रजा शाह पहलवी था वो रजा खान के नाम से भी प्रसिद्ध था। एक लंबे संघर्ष के बाद 25 अप्रैल 1926 को उसने रजा शाह पहलवी का नाम में मयूर सिंहासन पर बैठा। देखो, उसका नाम पहले रजा खां था, फिर वो 1926 में रजा शाह पहलवी के नाम से मयूर सिंहासन पर बैठा। उसका राजवंश पहलवी वंश कहलाया। तो उसका राजवंश क्या कहलाया, पहलवी राजवंश कहलाया। ठीक, आगे। जिस समय वह गद्दी पर बैठा सरकारी राजकोष खाली था, देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी और धार्मिक कट्टरता राजनीतिक सुधारों का विरोध करती थी। जनता अशिक्षित था तथा देश की आबादी जो है एक बहुत बड़ा भाग खानाबदोश था। तो देखो, जब वो बैठा राज करने के लिए उस टाइम उसका पूरा हालत ख़राब था, मतलब कि उसके सरकारी जो राजकोष थे उसके पैसे ही सब खत्म हुए पड़े थे। दूसरा, उसका अर्थव्यवस्था बहुत ही ख़राब था। धार्मिक कट्टरता राजनीतिक सुधारों का विरोध करती थी। मतलब अगर हम कुछ धार्मिक सुधार कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक सुधार, तो उसमें धार्मिक लोग जो हैं उनमें बाधा डालते थे। दूसरा बात, जनता अशिक्षित थी उसके। ठीक, और वहाँ के बहुत बड़ा आबादी का जो एक टुकड़ा था वो खानाबदोश था। खानाबदोश का मतलब आप सबको पता होगा, जो सिर्फ खाने पीने और मतलब ही आदमी लोग जो रहते थे। पहले के जो प्राचीन में थे खानाबदोश लोग हुआ करते थे, बस अकेट करते थे, खाते थे, पीते थे और रहते थे, और उनको कुछ ही चीज़ से मतलब नहीं होता था। ठीक, तो ऐसा उस टाइम का उसका व्यवस्था था जब वो राजा बने थे। अब हम एक एक करके जानेंगे। इन्हीं परिस्थितियों में रजा शाह ने अपना व्यापक सुधार किया। क्या क्या सुधार किया, सबसे पहला सेना में सुधार। तो सेना में सुधार क्या किया था, अब देखो ये टॉपिक आप सबको याद रखना है कि क्या क्या सुधार किया था। ठीक है, तो पहला सेना में सुधार किया तो उसने एक नियम बनाया जिसके तहत वहाँ पर सैनिक शिक्षा तथा सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया गया। ठीक, और सेना के लिए स्कूल बनाए गए जहाँ पर सेना को प्रशिक्षित किया गया और सैनिकों का वेतन समय में दिया जाने लगा। और इसी सेना के सहारे उसने बहुत सारी युद्ध जीती और ईरान में निरंकुश शासन कायम किया। तो देखो, उसने सेना पे सुधार किया। सेना पे सुधार करने का क्या मतलब, सेना वहाँ पे हर एक नियम बनाया जिसके तहत वह सेना को शिक्षा दिया, सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया गया सबके लिए। और उसके बाद सेना को टाइम टाइम पे पैसा देने लगा, ताकि भाई अगर सेना को अच्छे टाइम पे समय पे पैसा मिलेगा तो वो अच्छे से काम करेंगे। दूसरी बात, उनके लिए अच्छे से स्कूल बनाए गए, उनको प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दिया गया, और इस प्रकार उसने सेना में सुधार किया। ठीक, अब दूसरा आता है हमारे पास न्याय व्यवस्था में सुधार। पहला सेना में सुधार, अब आएंगे न्याय व्यवस्था में सुधार। न्याय व्यवस्था में किस प्रकार सुधार किया था, तो सबसे पहले उसने धार्मिक कचहरियों को बंद कर दिया गया। मतलब धर्म के आधार पर जो कचहरी चलती थी, जो कोर्ट कचहरी चलती थी, उन्हें बंद कर दिया और आधुनिक तरीके से न्याय और कानून व्यवस्था का निर्माण किया। मतलब धार्मिक जो कचहरी थी उनको बंद करके आधुनिक नए वाले
न्यायालय और कानून व्यवस्था का निर्माण किया तथा मुल्लाओं और काजियों, एक पद है मुल्ला और काजी का पद होता है, जैसे पंडित होता है, पुजारी होता है, उसी तरह मुल्लाओं और काजियों की अदालतें समाप्त कर दी गई। तलाक का नया कानून बना और विवाह के लिए लड़कियों की आयु 9 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया। देखो, पहले विवाह का आयु 9 वर्ष हुआ करता था, उसको बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया। तलाक के लिए नया कानून बना। ठीक है, इस प्रकार कुछ उसने न्याय का सुधार किया। उसके बाद तीसरा हमारे पास पॉइंट है धार्मिक क्षेत्र में सुधार। ठीक है, तो धार्मिक क्षेत्र में सुधार उसने क्या किया था? तो सबसे पहले पहलवी ने न्याय व्यवस्था को धार्मिक नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, मतलब कि जो न्याय व्यवस्था धर्म के आधार पर होती थी उसे हटाया। उसके बाद धार्मिक वर्ग के अधिकारियों का अधिकार में कटौती कर दी गई, जो धार्मिक लोगों के जो अधिकार थे उनको कम कर दिया और उनके जायदाद जब्त कर लिए गए। जायदाद का मतलब पैसा, संपत्ति, उसको जब्त कर लिया गया। और धार्मिक खेल तमाशा पर पाबंदी लगा दी गई। मुहर्रम के 10वें दिन शोक मनाना और तजिया निकालना बंद कर दिया गया। देखो, एक नियम था, क्या था कि मुहर्रम के 10वें दिन शोक मनाते थे और तजिया निकाला जाता था, तो उसको भी वहाँ पे बंद कर दिया गया था। दूसरा, मतलब दूसरा नहीं, उसी में कि अरबी महीनों के जगह फारसी महीने शुरू कर दिए गए। देखो, जैसे अरबी महीने, और अरबी महीने जैसे कि हम लोग जनवरी फरवरी पढ़ते हैं, उस टाइम उधर अरबी महीना चलता था, उसके जगह में फारसी महीना शुरू कर दिया गया। और इस्लामी चंद्र तिथि, क्या क्या, इस्लामी चंद्र तिथि के जगह में ईरानी सौर तिथि, मतलब कोई कोई होता होगा ये नियम, इस्लामी चंद्र तिथि जो चांद के आधार पर तिथि, उसको उसके जगह में ईरान के सौर तिथि का लागू किया गया। और 1930 ईस्वी में मदरसे भी बंद कर दिए गए। देखो भाई, उसने क्या किया, 1930 में मदरसा भी बंद कर दिया गया और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव डाली गई। मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य, जैसे कि हमारा भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, मतलब किसी भी धर्म का सहयोग नहीं करता है, वो सभी धर्म के मानने वाले लोग को अपनाता है। उसी प्रकार वहाँ भी धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव डाली गई। ठीक है, इतने सारे कार्य करके। ठीक है, आप सबको एक बार में नहीं समझ में आएगा तो 2 बार जरूर पढ़िएगा, ये चीज़ अपने से पढ़िएगा तो ज़रूर समझ में आ जाएगा, और जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से बस सुनना है आप सबको। इसके बाद आगे हमारा है आर्थिक सुधार। तो आर्थिक सुधार क्या हुआ था कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही खराब था। इसलिए तो इस क्षेत्र में सुधार के लिए रजा शाह पहलवी ने अमेरिका से अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ, देखो उसने क्या किया, अमेरिका से अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ और डॉक्टर आर्थर और जर्मन के अर्थशास्त्री डॉक्टर लिंडन को ईरान आमंत्रित किया। देखो, आपको नाम याद नहीं रहेगा तो बस आप लिख दीजिएगा कि अमेरिका से अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ तथा जर्मन से अर्थशास्त्री को आमंत्रित किया, मतलब बुलाया। और दोनों ने लंबे समय तक ईरान में रहकर पर्याप्त परिवर्तन के सुझाव दिए, मतलब बहुत सारे परिवर्तन के सुझाव दिए, जिसके अनुसार से ईरान में राष्ट्रीय बैंक खुले, नोट छापने का कार्य आरंभ हुआ। 1931 में राज्य व्यापार पर अधिकार स्थापित कर लिया। उद्योग धंधे से संबंधित अनेक कल कारखाने खोले गए। जगह जहाज बनाने का उद्योग चालू किया गया। इस प्रकार ईरान की आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ। तो देखो भाई, उसको पता नहीं था किस तरह से यहाँ आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी, इसलिए उसने जो अमेरिका से स्पेशलिस्ट मंगाए अर्थशास्त्र के लिए, अमेरिका से हो गया, जर्मनी से मंगाए, उसके बाद उनके सुझाव पे बहुत सारे काम किए गए। जैसे जैसे राष्ट्रीय बैंक खुला, नोट छापना स्टार्ट किया और व्यापार बढ़ाने के लिए कारखाने खोले गए, इस तरह से उसने काम किया और फिर अपना आर्थिक व्यवस्था को सुधारा। तो इस प्रकार उसने आर्थिक सुधार भी किए। अब हम अगले देखेंगे, हमारा अगला टॉपिक है स्त्रियों की दशा में सुधार। तो भाई, स्त्रियों की दशा में भी उसने सुधार पे काम किया था। तो क्या काम किया था? तो रजा साहब पहलवी नारी स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। तो भाई, उसने नारी के स्वतंत्रता के लिए भी काम किया, जैसे कि उन्होंने पर्दा प्रथा, यहाँ पढ़ा लिखा है, सॉरी, पर्दा प्रथा होगा, पर्दा प्रथा खत्म किया। अब महिलाएं बिना बुर्का पहने कहीं भी आ जा सकती थी। ठीक है, उसके बाद 1935 ईस्वी में एक महिला संस्कृति केंद्र की स्थापना की गई। महिला संस्कृति केंद्र की स्थापना की गई कब? 1935 में। ठीक, उसके बाद महिला अब राजकीय पदों पर काम कर सकती थी। राजकीय बोले तो जैसे कि राज्य का पद होता है, राज्य के लिए काम होता है, सरकारी काम होता है, तो सरकारी पद में भी वो लोग काम कर सकती थी, उनको आज़ादी दिया गया। और फिर पुरुषों के तलाक संबंधी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। मतलब पहले पुरुष लोग का ये अधिकार था कि वो कभी भी किसी को तलाक दे सकते हैं, तो उसको समाप्त कर दिया गया और नए कानून बनाए गए। और फिर
महिलाओं को समान सामाजिक अधिकार प्रदान किया गया, मतलब जितने अधिकार पुरुष के हैं उतने महिलाओं के भी होंगे, ये अधिकार उसने दिलाया। तो ये स्त्रियों की दशा के सुधार के लिए भी उसने कार्य किया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है भूमि सुधार एवं राजस्व व्यवस्था। ये अगला टॉपिक हमारा, अगला पॉइंट कि भूमि सुधार एवं राजस्व व्यवस्था। तो इस पे क्या क्या किया उसने, तो रजा शाह ने समस्त भूमि की सर्वेक्षण की व्यवस्था की। सर्वेक्षण मतलब कि गणना, बोले तो कितना ज़मीन है, कितना किसके पास है, सबका सर्वेक्षण करने का व्यवस्था किया। और फिर लगान की दरों में सबके लिए समान करने का प्रयास किया। लगान की दर जो है उसको सबके लिए समान किया, किसी के लिए भी कम या ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक। उसके बाद 1922 ईस्वी में एक कानून बनाकर संपत्ति संबंधित दस्तावेजों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। 1922 में एक कानून बनाया जिसके आधार पर जितने भी संपत्ति है, बोले ज़मीन जायदाद जितने भी हैं उनका पंजीकरण होना चाहिए, रजिस्ट्री करने का वहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद इस कार्य के लिए अलग विभाग खोले गए, अनाज की कीमतों को निश्चित किया गया और कृषि विकास कानून लाया गया, जिसके अनुसार गांव के मुखिया को सरकारी कानून और आज्ञा को प्रसारित करने का दायित्व दिया गया। ठीक है। तो भाई नए नए कानून बनाए गए जिसके आधार पर वहाँ पे कृषि अच्छा हो सके। और जिला परिषद को ग्राम विकास की योजना बनाने का और ज़मींदारों का कार्य निश्चित करने का अधिकार दिया गया। मतलब जिला परिषद को कार्य सौंपा गया कि वो अच्छे अच्छे विकास की योजना बनाए और अपने गांव को विकास करे। ठीक है। और यह भी आदेश दिया कि अगर जिला परिषद योजनानुसार विकास नहीं करती है तो उसका स्वामित्व समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है भाई। बारिश फिर से चालू हो गई है तो थोड़ा सा पीछे में शोर आ सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है कि दिया गया क्या था, यह आदेश दिया गया कि जिला परिषद योजनानुसार विकास नहीं करती है तो उसका स्वामित्व समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब कि योजना बना के योजना के अनुसार काम नहीं करती है, अगर काम में कोई भी गड़बड़ी करती है तो उसका स्वामित्व खत्म कर दिया जाएगा और तो उसका स्वामित्व समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन जमींदार वर्ग के विरोध के कारण यह नहीं हो पाया। ठीक है। तो उसने क्या किया, नए नए कानून बनाए। कानून के अनुसार ये बोल दिया कि भाई जिला परिषद को काम सौंपा कि तुम अपना जो भी क्षेत्र है उन सबको विकास करने के लिए योजना बनाएगा, योजना के अनुसार काम करेगा और अपना विकास करेगा गांव का। अगर तुम नहीं कर पाया तो तुम्हारा स्वामित्व जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और दूसरे को दे दिया जाएगा। लेकिन जो वहाँ के जमींदार वर्ग थे उन्होंने विरोध किया और ये कानून नहीं लागू हो पाया। लेकिन सिंचाई के विकास के लिए कृषि मंत्रालय के अधीन एक सिंचाई विभाग बनाया गया और इस प्रकार कृषि में सुधार के लिए बहुत सारे कार्य किए गए। तो ये हो गया कुछ पॉइंट और जिसके जो उसने किया था सुधार, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जो था मैंने आपको बता दिया। और अब और भी अगर आपको लिखना है तो आप सब एक निष्कर्ष का हेडिंग डालेंगे। निष्कर्ष के बाद यहाँ लिख दीजिएगा शुरू से अंत तक। बोले तो अभी तक जितना भी आपने पढ़ा उसको शुरू से अंत तक आप संक्षेप में आपको एक से 1.5 पेज में पूरा लिख देना है कि उसने जो जो भी किया सेम चीज़ को। ऐसा नहीं कि अलग लिखना है, जो जो लिखा जो आपने लिखा इससे पहले उसी चीज़ को सेम फिर से निष्कर्ष के रूप में लिख देना है। उससे आपका पेज भी बढ़ेगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और आशा है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। और आप सबको किस टॉपिक पे हमसे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जोहार झारखंड।